तो गाइस, स्वागत है आप सभी का। और आज हम उसी डरावनी दुल्हन की कहानी को आगे बढ़ाएंगे जिसके 4 चैप्टर्स हम पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 4 की एंडिंग में हमने देखा था कि जियो को अपने ही घर में मीहो का वो फोन मिलता है जो उस हादसे वाली रात को सही चीज का पता लगाते हुए उसके हाथों से टूट गया था। और उसे देखकर जियो को ये फाइनली रियलाइज हो जाता है कि नहीं भाई, वो हेलुसिनेट तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा। और चैप्टर नंबर 5 की शुरुआत में हम देखते हैं कि जियो घबराहट के मारे नल का खोल के अपना मग्गा भर रहा होता है और दवाई निकाल कर उसे पीने ही वाला होता है। मतलब कि वो अभी भी जो चीज असलियत में चल रही है उस पर विश्वास करना नहीं चाहता। वो खुद को अभी भी ये बताना चाहता है कि वो हेलुसिनेट कर रहा है। लेकिन तभी उसके दिमाग की एक दूसरी साइड उसे आकर ये कहती है, तुम ये क्या कर रहे हो जियो? क्या होगा अगर ये सारी बात जो तुमने सोची है वो सच होगी? जरा सोच कर देख, क्या मीहो ही अकेली मॉन्स्टर हो सकती है? क्या पता कि उसने दूसरों को भी अपने जैसा बना दिया हो और वो सारे लोग मिलकर तुझे पागल बना रहे हैं। और हाँ, ये बात सच हो सकती है। और क्या पता तो ये जो दवाई खा रहा है वो लेजिट भी है। और अपने ही दिमाग की ये सारी बातें सुनकर जियो जोर से चिल्लाता है कि मैंने फोटो तो देखी थी, मैं सेजिन और मीहो उन दोनों के साथ था। आखिर इस बात का मेरे पास कोई और जवाब है? लेकिन उसकी दूसरी साइड उसे ये कहती है, चल एक बार को मैं तेरी बात मान भी लेता हूँ, लेकिन आखिर अभी मीहो का फोन यहाँ पर क्या कर रहा है? आखिर तू इसको एक्सप्लेन कैसे करेगा जियो? और अभी भी तुझे ऐसा लगता है कि तू अपने दिमाग का आपा खो रहा है, तो आखिर तू रुका क्यों है? ये दवाई को झट से पी ले। लेकिन जियो अभी तक दवाई नहीं पी रहा होता। इसका मतलब यही है कि डीप डाउन उसको ये बात 69% सच लग रही है कि मीहो असल में एक मॉन्स्टर है। और वो पैनिक मोड में अपने आप से यही पूछ रहा होता है, आखिर अब मैं क्या करूं? अब मुझे क्या करना चाहिए? साला, जो चीजें मेरी जिंदगी में चल रही है वो तो मुझे समझ में भी नहीं आ रही। कोई बात नहीं जियो, तू पता लगा सकता है क्योंकि तेरी गर्लफ्रेंड का फोन अभी भी तेरे पास है। यानी कि जियो के दिमाग की दूसरी साइड उसे यही बता रही होती है कि तुझे मीहो की फोन के अंदर रहे नोट्स के अंदर वापस से सारी चीजों को देखना होगा। अब यहाँ पर असल में ऐसी कोई साइड या फिर ऐसा इल्यूजन असलियत में एग्जिस्ट नहीं करता। हमें ऑथर ने बस ऐसा शैडो सब्जेक्ट दिखाकर यही बताया है कि एक नॉर्मल इंसान का दिमाग बाल की खाल निकालने के लिए किस हद तक सोच सकता है। और अगले ही सीन में हम देखते हैं कि जियो तैयार होकर घर से बाहर निकलता है और इस टाइम पर उसके दिमाग में कई सारे सवाल चल रहे होते हैं। मुझे पता लगाना होगा कि आखिर मीहो सच में मॉन्स्टर है या फिर नहीं, और अगर वो है तो अब तक उसने मुझे जिंदा क्यों रखा? और इसके साथ साथ मुझे उन दूसरे लोगों के बारे में भी पता लगाना होगा। मुझे मीहो के नोट्स के अंदर वापस से झांकना होगा और तब जाकर मुझे कुछ जवाब मिलेंगे। जियो यहाँ पर कैब में बैठकर कहीं पे जा रहा होता है, लेकिन हमें ये अभी तक नहीं पता कि आखिर वो कहाँ पर जा रहा है। लेकिन उस पूरे रास्ते उसके सारे सवालों का एक पॉसिबल जवाब उसके दिमाग की दूसरी साइड दे रही होती है। क्या सच में ये सब मेरी इमेजिनेशन है या फिर सेजिन भी इसमें मिला हुआ है और वो भी एक मॉन्स्टर बन चुका है? और जिस डॉक्टर ने मुझे ये दवाई दी, क्या वो भी इन सारी चीजों में शामिल है? हाँ, ऐसा हो सकता है। चल मान ले कि मीहो एक मॉन्स्टर है। यानी कि अब तक जो सारी चीज तूने देखी, जो लोग तुझे हेलुसिनेशन बता रहे हैं, वो सब सच है। यानी कि सच में सेजिन भी मर चुका है, लेकिन आज तो वो तेरे सामने बिल्कुल ठीक ठाक बैठा हुआ था। और इसका मतलब यहाँ पर सिर्फ 2 चीजें हो सकती है, या तो ये लोग तुझसे कुछ छुपा रहे हैं या फिर सेजिन भी असलियत में एक मॉन्स्टर बन चुका है। और जियो अपनी दिमाग की दूसरी साइड से अभी यही पूछता है कि मैंने रियोंग से भी तो कंफर्मेशन लिया था, लेकिन आखिर में साली वो भी पलट गई, तो क्या इसका मतलब वो भी मॉन्स्टर है? तो उसकी दूसरी साइड उसे बताती है कि हाँ, ऐसा हो सकता है कि उसके पास कॉल रिकॉर्ड्स ना हो, लेकिन उसने उस दिन फोन पर ऐसा कहा था कि वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने निकली थी। तो क्या पता उसने भी ज्यादा शराब पीकर ये सब डिलीट कर दिया हो। लेकिन जो भी हो, भले ही रियोंग उनके साथ मिली हो या फिर ना मिली हो, भले ही सेजिन मॉन्स्टर बन चुका हो, लेकिन अभी वो सारी चीजें मैटर नहीं करती। और यही सारी चीजें सोच सोच कर जियो का दिमाग चकरा रहा होता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि एक बंदा जियो को ये कह रहा होता है, सर अगर एक बार आपने इस एलईडी स्क्रीन को रिप्लेस कर दिया तो आप इसे वापस से यूज कर पाओगे। यानी कि जियो घर से निकलकर कुछ दूर चलकर इस मोबाइल के सर्विस सेंटर में आया होता है मीहो के फोन की डिस्प्ले को ठीक करवाने, क्योंकि तभी तो वो उन नोट्स को देख पाएगा। वो सर्विस सेंटर वाला बंदा जियो को ये बताता है, वैसे तो सर इसे बदलने में बस 20 मिनट ही लगते हैं, लेकिन आपके फोन का ये मॉडल आउटडेटेड हो चुका है तो हमें इसके ग्लास को मंगवाना पड़ेगा। तो अगर आप उस ग्लास को ऑर्डर करेंगे तो उसको आने में 3 दिन तो वैसे ही लग जाएंगे। तो जियो कहता है कि इतना सारा टाइम नहीं है मेरे पास, क्या कोई और रास्ता नहीं है इसका? क्या तुम मुझे इस मोबाइल का सारा डेटा निकाल कर दे सकते हो? क्योंकि अभी तो मेरे लिए वही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वो बंदा जवाब देते हुए कहता है कि इसके लिए तो भाई साहब आपको रिकवरी सेंटर में जाना पड़ेगा।
तो जियो यहाँ पर सोचता है कि अगर ऐसा हुआ तो उस फोन के अंदर रही सारी सच्चाई को कोई और भी जान सकता है, यानी कि इससे अच्छा यही होगा कि मैं 3 दिन वेट कर लूं। और वो उस फोन को उस बंदे के पास छोड़ देता है और उसे ये कहता है कि 3 दिन के बाद जब एलईडी आ जाएगी तो उसका सारा काम कंप्लीट करके इसको मुझे वापस दे दियो। और बाहर आकर जियो यही सोच रहा होता है कि इतने पापड़ बेलने के बाद मुझे तो कुछ पता चला ही नहीं। लेकिन यहाँ पर जियो अपने आप को एक चीज कंफर्म कहता है कि मैं हेलुसिनेट तो नहीं कर रहा, वो फोन असली है और उसके अंदर जो मैंने देखा था वो भी असली था। और तभी हम देखते हैं कि जियो के साइड में रियोंग खड़ी हुई है और वो उसको पुकार के बुलाती है, जियो आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और जियो भी उसको सेम सवाल पूछता है कि आखिर तू यहाँ पर क्या कर रही है? अरे मैं तो बस अपने फ्रेंड को यहाँ पर ड्रॉप करने के लिए आई थी और मुझे तुम मिल गए, लेकिन तुम्हारे पैर में ये क्या हुआ है? अरे नहीं, ये तो बस मैं गिर गया था इसकी वजह से। रियोंग जियो को बताती है कि तेरा घर तो यहाँ से काफी ज्यादा दूर है, तो तू ऐसी हालत में वापस कैसे जाएगा? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे घर तक तुमको लिफ्ट दे सकती हूँ। और जियो उसकी कार देखकर काफी ज्यादा शॉक होता है कि इसके पास अभी से एक कार है और ये उसे चला भी सकती है। और जियो उससे यही पूछता है कि तू भी तो मेरी एज की ही है, 21 ईयर ओल्ड, आखिर तूने ये कार कैसे खरीदी? तो रियोंग उसे बताती है कि मैंने इसके लिए काफी ज्यादा मेहनत की है और वो यहाँ पर जियो की बकवास सुनना नहीं चाहती। जियो तुम आ रहे हो या नहीं? तुम्हें घर ही जाना है ना? हाँ जाना तो है, लेकिन क्या हम सेम ही डायरेक्शन में जा रहे हैं? हाँ मैं जानती हूँ कि तुम्हारा घर स्कूल के आसपास के ही किसी एरिया में है, तो मैं तुम्हें वहाँ पर छोड़ दूंगी। और ऐसा बोलकर रियोंग जियो को अपनी कार में बिठा देती है। और जियो इस पूरे टाइम पे यही सोच रहा होता है कि यार इसने अभी मेरे को धक्का मार के बिठाया अपनी कार में। लेकिन तभी जियो की नजर रियोंग की कार की बैक सीट पर जाती है और वो देखता है कि वहाँ पर तो बहुत सारे कपड़े वगैरह और बॉक्सेस रखे हुए हैं। और ये देखकर वो रियोंग को पूछता भी है कि आखिर ये सब किस चीज का सामान है? अरे हाँ, वो मैं अपने एक दोस्त की मदद कर रही हूँ जो ऑनलाइन स्टोर चलाता है और ये उसी का सामान है। और ये कार भी मैं ऐसे ही साइड इनकम करके ले पाई हूँ। लेकिन क्या इतना सारा सामान इस तरीके से रखना सही है? अगर तुम इसका काम कर रही हो तो तुम्हें इस पर ध्यान देना होगा। और ऐसा बोलते हुए जियो कुछ क्लोथ्स की क्वालिटी चेक करने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाता है, लेकिन तभी रियोंग उसके हाथ को बीच में ही रोक लेती है। उसे मत छुओ जियो, अपनी सीट पर चुपचाप बैठे रहो। मेरे पास अपने रीजंस है जिसकी वजह से मैं खुद इस सामान को नहीं छूती। इसके बाद ये लोग अपनी पुरानी बातों में लग जाते हैं कि वो लोग स्कूल में कैसे थे और बड़े होने के बाद ये लोग कितने समय के बाद अब जाकर मिले हैं। लेकिन इन्हीं सारी बातों के बीच रियोंग अचानक से जियो को ये पूछती है, बाय द वे जियो, अभी थोड़े टाइम पहले तुमने मुझे कॉल किया था और तुम मुझसे कल रात के कॉल के बारे में बात कर रहे थे। और हाँ, जियो को भी यहाँ पर ये सब याद आता है कि कैसे वो चड्डी में भागा था और उसके बाद जो सब ये कांड हुआ तब वो बाथरूम में जाकर रियोंग को कॉल किया था। अरे उसकी चिंता मत करो यार, मैं तो बस थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। मुझे लगा कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है क्योंकि तुम बार बार एक ही चीज कहे जा रहे थे। और तभी हम देखते हैं कि रियोंग के कार में लगे फोन पर एक कॉल आता है। रुकना जरा, शायद से ये कस्टमर का ही कॉल होगा। और ऐसा बोलकर जब रियोंग कॉल को उठाने जाती है तो गलती से उसका फोन नीचे गिर जाता है और हम देखते हैं कि वो फोन जियो के पैरों के पास जाकर गिरा है। और रियोंग जियो को कहती है कि प्लीज क्या तुम ये उठा दोगे? तो हमारा इनोसेंट जियो भाई उस फोन को उठाने के लिए नीचे झुकता है। और तभी रियोंग काफी ध्यान से उसके गले के पीछे वाले हिस्से को देख रही होती है और वो जियो के साथ कुछ करने ही वाली होती है कि तभी वो झुका हुआ जियो वहीं से पलट जाता है। अरे लगता है कि तुम्हारा मोबाइल नीचे गिरने की वजह से हैंग हो गया है, शायद से कॉल भी कट हो गई है। तो रियोंग उसको कहती है कि प्लीज मेरे मोबाइल की कॉल हिस्ट्री में जाकर उसका नंबर पता करो, मैं जानना चाहती हूँ कि क्या वो वही कस्टमर है जो कल कॉल किया था। तो जियो रियोंग के लिए ये भी करता है और इसी कॉल हिस्ट्री के अंदर जियो की नजर पड़ती है कल रात हुए कॉल्स पर, जहाँ पर वो ये क्लियरली देख पाता है कि कल रात को 9:49 पर रियोंग ने उसको कॉल किया था। यानी कि आज सुबह जब उसने रियोंग को कॉल किया तो रियोंग उससे झूठ बोल रही थी। और ये चीज जानकर जियो भाई की और फटती है और वो पलट के रियोंग की तरफ देखता है और रियोंग उसको यही पूछ रही होती है कि क्या तुमने वो कॉल का नंबर देखा कि नहीं। तो जियो चुपचाप से उस फोन को वापस से वहीं पर लगा देता है और वो रियोंग को यही कह देता है कि नहीं, चिंता की कोई बात नहीं है, ये किसी अलग कस्टमर का कॉल था। और थोड़ी देर सोचने के बाद जियो फाइनली ये डिसाइड करता है कि वो इसके बारे में रियोंग को पूछेगा। अरे रियोंग, मैंने तुम्हारी वो कॉल हिस्ट्री देखी और जियो के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि रियोंग की कार का कंट्रोल थोड़ा सा खो जाता है क्योंकि किसी दूसरी कार ने उनको काफी ज्यादा स्पीड में ओवरटेक किया होता है। अब इस उथल पुथल के चलते कार के पीछे रखा हुआ सामान थोड़ा सा बिखर सा जाता है और तभी कार के फ्रंट मिरर में जियो देखता है
कि उन कपड़ों के अंदर एक इंसान छुपा हुआ है और जियो के साथ उसका आई कांटेक्ट भी हो जाता है। और जब जियो पीछे पलट कर देखता है तो उस पीछे वाले पर्सन ने अपने आप को कवर कर लिया होता है। और इस मोमेंट तक जियो को ये तो पता चल गया होता है कि जो कुछ भी अभी उसकी लाइफ में चल रहा है वो थोड़ा सा भी हेलुसिनेशन नहीं है। और रियुंग जियो को पूछती है कि क्या तुम ठीक हो? माफ करना कि मुझे गाड़ी चलाते हुए थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। लेकिन जियो, तुम मुझे कुछ कॉल रिकॉर्ड्स के बारे में बता रहे थे। अरे कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही कुछ ना कुछ बकता रहता हूँ। और कार के अंदर का माहौल काफी ज्यादा गर्मा गया होता है और जियो अभी भी कंटिन्यूअसली उस मिरर के ही अंदर देख रहा है और उसके दिमाग में यही बातें चल रही है कि आखिर वहाँ पर पीछे कौन छुपा है और कौन है जो छुपकर मुझ पर ऐसे नजर रख रहा है। क्या रियुंग भी इन सारी चीजों में शामिल है या फिर कोई और ही बात है? और ऐसा सोचते हुए वो अपनी तिरछी नजर से रियुंग को देखता है और रियुंग भी यहाँ पर ठीक वैसे ही लेकिन काफी ज्यादा क्रीपी तरीके से जियो को देख रही होती है। और ये देखकर जियो अचानक से अपनी नजर को पलटा लेता है और कहता है एक काम करो रियुंग, मुझे यहीं पर ड्रॉप कर दो। अरे चिंता मत करो जियो, मैं तुम्हें वहाँ पर पहुँचा दूंगी जहाँ पर तुम जाना चाहते हो। और हमारे जियो भाई की यहाँ पर इतनी ज्यादा फट जाती है कि कोई सिल भी नहीं पाएगा। और वो रियुंग को कहता है, अरे रियुंग ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे बस अभी याद आया कि मुझे किसी और जगह पर भी जाना है। और रियुंग जियो की ये बात सुनने के बाद अपनी पूरी कार को लॉक करती है और उससे यही पूछती है कि आखिर तुम्हें कहाँ जाना है, मैं छोड़ दूंगी। और जियो यही सोचता है कि आखिर अब इसे क्या बोलूं, स्कूल, सुपरमार्केट, हॉस्पिटल या फिर कोई और जगह। अरे शर्माओ मत, बोलो, मेरे पास इतना तो टाइम है। लेकिन रियुंग, मैं उस जगह पर खुद चलकर जाना चाहता था, इसीलिए मैंने तुमको ऐसा कहा कि मुझे वहीं पर छोड़ दो। तो रियुंग उसको कहती है कि कोई बात नहीं, अब तो हम तुम्हारे घर तक भी पहुंच चुके हैं। और जियो देखता है कि हाँ यार, सच में मैं घर की बिल्डिंग तक तो पहुंच ही गया हूँ। तो बस लास्ट टाइम वो मिरर के अंदर देखता है और उस कार से निकल के रियुंग को थैंक यू बोलकर चुपचाप वहाँ से चला जाता है। और हम देखते हैं कि रियुंग भी उसको घर पे ड्रॉप करके काफी ज्यादा खुश है। लेकिन उसके वहाँ से जाने के बाद सडनली उसके भी एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं और वो बोलती है, मैंने ट्राई तो किया लेकिन मैं उसके सर को ध्यान से देख नहीं पाई। यहाँ तक कि मैंने उसको अपनी कॉल हिस्ट्री भी दिखाई, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। और अगले ही सीन में हम देखते हैं कि रियुंग की कार की बैक सीट पर वो बंदा कपड़े हटाकर बाहर आता है और ये सारी बातें रियुंग उसी से कर रही है। और वो आगे उससे बताती है, मुझे नहीं लगता कि वो असल में एक मॉन्स्टर है। हाँ, हमारे लिए ये पता करना काफी ज्यादा टफ था, लेकिन इतना तो मैं श्योरली कह सकती हूँ कि जियो एक मॉन्स्टर नहीं है। वेल, सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जियो काफी डरते हुए अपने बिल्डिंग की सीढ़ियों को चढ़ रहा होता है और एक ऊपर वाले फ्लोर की खिड़की के पास जाकर वो नीचे झांकता है। थैंक गॉड वो जा चुकी है, लेकिन अब मुझे भी वक्त रहते यहाँ से निकलना होगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसी बिल्डिंग के नीचे एक कार आकर रुकती है और उसमें से एक हट्टी कट्टी औरत निकलती है और उसके हाथ में एक क्रोबार भी होता है। मतलब कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर, कुछ बुरा होने वाला है। एंड दूसरी तरफ जियो को ये पता चल चुका होता है कि उसकी जान अब खतरे में है और इसीलिए वो यहाँ से बहुत जल्दी भागकर कहीं छुपने वाला है। लेकिन उसके दिमाग में यही बातें चल रही होती है कि आखिर वो जाए तो जाए कहाँ। और हमें यहाँ पर बताया जाता है कि जियो की फैमिली भी है, लेकिन वो उनके साथ नहीं रहता और अगर अभी वो उनके पास जाएगा तो वो डायरेक्टली अपनी फैमिली को भी खतरे में डाल देगा। आखिर उस बैक सीट पर कौन छुपा हुआ था, ये काफी ज्यादा अजीब बात है। आखिर रियुंग ने उसको क्यों छुपाया? और हाँ, ऐसा भी नहीं है कि इस बारे में वो ना जानती हो, क्योंकि तभी तो उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे वहीं पर रोक लिया था। लेकिन वो लोग अगर मेरे साथ कुछ करना चाहते थे तो उन लोगों ने कुछ किया क्यों नहीं? क्योंकि मेरा आई कांटेक्ट तो उसके साथ हुआ था और उसके बाद उसने अपने आप को छुपा लिया। अगर वो पर्सन चाहता तो वो मुझ पर अटैक भी कर सकता था। आखिर ये सब इतना अजीब क्यों है? वो सामने से अपनी कॉल हिस्ट्री मुझे क्यों दिखा रही थी? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो देखना चाहती थी कि मैं कैसे रिएक्ट करता हूँ? और ये सारी बातें सोचते हुए जियो भाई के दिमाग की थोड़ी थोड़ी सी बत्ती जलती है। एक मिनट, रियुंग ने ही मुझे उस रात को सेजिन और मीहो के बारे में बताया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने उन दोनों का पीछा किया हो और वो उस मोटेल में चली गई हो और वहां पर छिपकर जाने के बाद उसने बिल्कुल मेरी तरह मीहो को अपने मॉन्स्टर वाले फॉर्म में देख लिया हो और इसी के चलते उसे ऐसा न लगा हो कि मैं भी बिल्कुल मीहो के जैसा एक मॉन्स्टर हूँ। और अभी थोड़ी देर पहले वो देखना चाहती थी कि मैं उन फोन कॉल्स वाली बात पर कैसे रिएक्ट करता हूँ। अगर उसको मुझसे खतरा होता तो वो बंदा बाहर निकलकर उसे बचा लेता। शायद इसी वजह से वो वहां पर छुपा हुआ हो। लेकिन ये सारी तो सिर्फ मेरी ही सोच है। आखिर ये सब करके रियुंग को मिलता भी क्या? और ऐसा सोचते हुए जियो की नजर पड़ती है उस फ्लोर के काफी सारे कमरों के दरवाजों पर, जिसके डोर लॉक्स और हैंडल्स काफी जगह से मुड़े हुए होते हैं। और वो यही सोचता है कि आखिर इन सब दरवाजों के लॉक्स को क्या हुआ, कहीं मेरे घर के दरवाजे की भी हालत ऐसी ना हो गई हो। और तभी उसके पीछे से एक आवाज आती है, काफी वक्त हो गया जियो, आखिर तुम कैसे हो?
और हम देखते हैं कि ये आवाज उसी हट्टी कट्टी औरत की होती है जो कार लेकर अभी थोड़ी देर पहले जियो की बिल्डिंग के नीचे आई थी। आखिर तुम्हारे साथ ये क्या हुआ? तुम्हारी हालत तो काफी ज्यादा खराब लग रही है। सॉरी, लेकिन क्या मैं आपको जानता हूँ? हाँ सॉरी, आखिर तुम मुझे पहचानोगे ही कैसे? मैंने इस दिन का काफी ज्यादा इंतजार किया है और इसी इंतजार के चलते मैं अपना इंट्रोडक्शन करवाना भूल गई। तो क्या अब तुम मुझे पहचानते हो? मैं येरिन की माँ हूँ, वही लड़की जिसको तुमने मार दिया था। और ये बात सुनकर जियो को वैसे तो कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन उसके गोटे मुंह में जरूर आ जाते हैं, क्योंकि अभी उस औरत के हाथ में होता है एक क्रोबार और वो जियो को कहती है काफी ज्यादा वक्त हो गया, मुझे खुद को यहाँ पर पहुँचने में काफी वक्त लग गया। मैंने इस वक्त का बेसब्री से इंतजार किया है ताकि मैं सिर्फ तुमको मार सकूं। और सिर्फ इतना बोलकर वो जियो पर क्रोबार लेकर टूट पड़ती है और एक खतरनाक अटैक वो जियो पर लैंड भी करती है, लेकिन जियो पैनिक मोड में भी इससे बच जाता है और उस पूरी लॉबी में भागम भागी चल रही होती है। वेल, ऐसे भागते हुए जियो देखता है कि एक घर का दरवाजा खुला हुआ है, तो अपनी जान बचाने के लिए वो उस घर के अंदर चला जाता है और दरवाजे को काफी स्पीड में खींचकर अंदर से बंद कर देता है। और ऐसे ही फटे हालत में वो मदद के लिए चिल्ला रहा होता है कि हेल्प हेल्प, कोई मेरी मदद कर दो। लेकिन दरवाजे के बाहर से वो औरत कहती है कि कोई नहीं आने वाला तुम्हारी मदद करने, मैंने सारे मॉन्स्टर्स को मार दिया। और ये बात सुनकर जियो अपने पीछे देखता है तो उसको अपने पीछे एक बंदा दिखता है जो ऑलरेडी टपक चुका है। और जियो डर के मारे अंदर से चिल्लाकर ये कहता है, आखिर ये तुमने क्यों किया? तुमने क्यों मारा उन लोगों को? और इसके जवाब में वो औरत कहती है, तुमने और उस कुतिया ने मिलकर टोटल 9 लोगों की जान ली है और मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि आखिर वो साली कुतिया उस एक्सीडेंट से कैसे बच गई। और तभी जियो को अपनी मेमोरी को टटोलते हुए ये याद आता है कि जिस कार ने मीहो को हिट किया था उसकी ड्राइवर यही औरत थी और अभी वो जियो की जान के पीछे पड़ी है और उस दरवाजे को काफी जोर से खोल रही है। वेल, जियो भी अपना दम लगा रहा होता है, लेकिन उसका पैर ऑलरेडी इंजर्ड है और इसी की वजह से थोड़ा सा दरवाजा खुल जाता है। और उस थोड़े से खुले हुए दरवाजे में से वो औरत जियो को कहती है, मुझे आज भी याद है वो दिन, आखिर क्यों तुमने मेरी येरिन को मारा था? उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था तो तुमने उसको मार डाला? उसकी बस यही गलती थी कि वो जान गई कि तुम एक मॉन्स्टर हो। और जियो बेचारा डर के मारे यही बोलता है कि अरे आंटी जी, आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, मैं वो नहीं हूँ जो आप समझ रही है। लेकिन फिर भी वो औरत गुस्से में एक ही बात बोले जा रही है कि तुमने मेरी बेटी को मारा है। और अपने आप को बचाने के लिए जियो उस दरवाजे को जोर से धक्का मारकर खोल देता है, जिसकी वजह से वो औरत थोड़ी सी दूर हो जाती है और जियो मौका देखकर वापस से भगने लगता है। लेकिन तभी वो देखता है कि वो लेडी उसके काफी करीब आ चुकी है और वो अपने क्रोबार से एक और अटैक उस पर मारने वाली है। और जियो उस अटैक से बचने के लिए थोड़ा सा पीछे होता है, लेकिन गलती से वो सीढ़ियों से ही नीचे गिर जाता है। वेल, जियो ने नीचे गिरते हुए ही अपने सर के पीछे हाथ रख लिया होता है ताकि उसका माथा ना फूटे, लेकिन वो थोड़ी सी ऊंचाई से गिरने वाला होता है, इसलिए उसके नीचे गिरते ही एक जोरदार सी आवाज आती है। और इसी इम्पैक्ट के साथ जियो को फ्लैशबैक में कुछ पास्ट की यादें आती है, जिसमें हम देखते हैं उसका हाई स्कूल और उसके खुद के क्लास का एक विजुअल। और हम देखते हैं जियो को जो काफी ज्यादा सिंसियर बच्चा होता है और किताब में ही घुसा रहता है। और तभी एक लड़की उसके पास जाकर उससे बात करने की कोशिश करती है, क्योंकि जियो इस स्कूल के अंदर नया आया है और वो एक ट्रांसफर स्टूडेंट है। लेकिन अपना जियो भाई फुल सख्त लौंडा होता है, वो इस लड़की की तरफ ध्यान भी नहीं देता। लेकिन उस लड़की की थोड़ी बकबक सुनने के बाद जियो सीधा उसके मुंह पर कह देता है कि देख बहन, मेरे को पढ़ाई करने दे, मेरा तेरे से बात करने का कोई भी मूड नहीं है, क्योंकि मैं बहुत ही जल्द इस वाली स्कूल से भी ट्रांसफर हो जाऊंगा, तो मेरा यहाँ पर कोई भी नए दोस्त बनाने का मतलब नहीं है। लेकिन तभी वो लड़की जियो की आवाज सुनकर उसका हाथ पकड़कर कहती है कि हाय, मेरा नाम येरिन है। यानी कि ये वही लड़की है जिसके बारे में वो हट्टी कट्टी औरत बात कर रही थी, मतलब कि वो पहलवान औरत इस येरिन की माँ है। और यहाँ से हम वापस से प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर येरिन की मॉम जियो को काफी गंदे तरीके से पेल रही होती है और जियो बेचारा रोते बिलखते उसको यही पूछता है कि आखिर आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? प्लीज मुझे मारना मत, जो भी हुआ हो मैं माफी मांगता हूँ। तो तुमको अभी भी याद नहीं आया कि तुमने क्या किया है? लगता है कि अब तक तुमने काफी सारे लोगों को मारा होगा, इसलिए शायद तुम गिनती भूल चुके हो। अब ये इतना भी सफेद झूठ मत बोलो, तुम्हारी चिकनी चुपनी बातों पर मैं इतनी जल्दी भरोसा नहीं करने वाली। लेकिन तभी जियो उसको कहता है कि आपको शायद से कोई गलतफहमी हुई है, मैं कोई और लड़का हूँ और आपकी बेटी के साथ जो भी हुआ हो वो मैंने नहीं किया, वो किसी और ने किया होगा। लेकिन तभी वो औरत कहती है, जियो चे 21 साल का, जो कि मीहो के साथ घूमता है, तुम हैंगुक हाई स्कूल में थे, क्लास 1 और 2nd ग्रेड। नहीं, आप गलत बता रही है, मैं तो कभी उस स्कूल में गया भी नहीं हूँ। अब और कितना झूठ बोलोगे, मैं सब जानती हूँ।
और ऐसा बोलकर वो आंटी वापस से जियो की कुटाई करना शुरू कर देती है और उसको मारते हुए ये बताती है, मैं तुम पर 3 सालों से नजर रख रही थी, जब से तुमने मेरी बेटी को मारा था। आखिर तेरी जुर्रत कैसे हुई कि तुम मुझे झूठी बता रहा है? साला मेरी ही बेटी को मारकर मुझसे ही झूठ बोल रहा है, माफी मांग मुझसे। और ऐसा बोलते हुए जियो के मुंह पर मुक्के ही मुक्के पड़े जा रहे होते हैं, लेकिन तभी एक चांस देखकर जियो हट जाता है और आंटी का मुक्का सीधा फ्लोर पर जाकर लगता है। और इसी का फायदा उठाकर जियो तुरंत ही आंटी के मुंह पर एक पंच मारता है और फिर एक लात मारकर उनको दूर गिरा देता है और फटाफट वहाँ से भागने लगता है। मैं वो नहीं था, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं वो नहीं था। लेकिन आंटी अपनी हाई स्पीड के साथ जियो को वापस से सीढ़ियों पे ही धर लेती है, लेकिन इस बार वो क्रोबार जियो के हाथ में होता है और वो गुस्से में आंटी को कहता है, देखो मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ, मुझे नहीं पता कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है और मुझे तो ये भी नहीं पता कि तुम कौन हो। और जैसा कि मैंने कहा कि मैं कोई ऐसी स्कूल में नहीं गया और ये इयरिंग कौन है, मैं तो किसी ऐसी लड़की को नहीं जानता और साली मेरे ही बारे में गलत सलत बातें बताकर तू मेरे को ही मार रही है। और ऐसा बोलकर जियो भी आंटी के ऊपर एक अटैक करने वाला होता है, लेकिन आंटी उसके हाथ को बीच में ही पकड़कर उसको एक खतरनाक सा जूडो स्लैम मारती है और अपना जियो भाई टप्पा खाकर वापस जमीन पे गिरता है और उसके मुंह से आह निकल गई होती है। तो तुझे सच में कुछ याद नहीं है, तो अब तो मैं तुझे मार मार कर सब कुछ याद दिलाऊंगी। और हम देखते हैं जियो को, जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई होती है और वो रोते हुए आंटी से अपनी जान की भीख मांगता है कि प्लीज आंटी मेरे को बख्श दो, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन आंटी उसके बालों को खींचकर उसे तड़पा रही होती है। पर तभी हम देखते हैं कि ऊपर की सीढ़ियों की तरफ से आंटी पर कोई फायर एंड सेफ्टी सिलेंडर को फेंक के मारता है और आंटी देखती है कि उनके ऊपर वाली सीढ़ियों पर 5-6 मॉन्स्टर्स का पूरा स्क्वाड खड़ा होता है। और ये नजारा देखकर आंटी के भी गोटे मुंह में आ जाते हैं और वो मॉन्स्टर धीरे धीरे करके आंटी की तरफ बढ़ने लगते हैं। रुको, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो तुम सबको मार दिया था, मैंने तो तुम्हारी गर्दन तोड़ दी थी, तो आखिर तुम साले जिंदा कैसे हो? और हम देखते हैं कि उन मॉन्स्टर्स का दूसरा स्क्वाड नीचे वाले फ्लोर से भी ऊपर आ रहा है और वो सब के सब मॉन्स्टर्स आंटी पर अटैक कर देते हैं। और जियो ये नजारा देखकर काफी ज्यादा सहमा हुआ होता है, उसको ये समझ में ही नहीं आ रहा होता कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। उसे बस आंटी के चिल्लाने की आवाज आ रही होती है और तभी एक मॉन्स्टर गर्ल उसकी तरफ पलट कर देखती है और जियो देखता है कि वो सारे के सारे मॉन्स्टर्स उन आंटी की बॉडी को घसीटते हुए वहाँ से ले जाते हैं, लेकिन उन लोगों ने जियो को कुछ भी नहीं किया होता। और इसी बात के डर से जियो बैठा बैठा सोच रहा होता है कि आखिर अभी उसने क्या देखा और अभी उसके सामने ये क्या हो गया। और अगले सीन में हम देखते हैं कि जियो उन खून के धब्बों का पीछा कर रहा होता है और वो निशान उसको नीचे वाले फ्लोर के एक रूम में जाते हुए दिखते हैं। और जियो अपने अंदर थोड़ी सी हिम्मत जुटाकर उस रूम के पास जाता है और उस दरवाजे को खोलते ही जियो अपने आंखों के सामने देखता है खौफनाक नजारा। लेकिन जियो को ये पता ही नहीं होता कि उसके पैरों के पास वही मॉन्स्टर गर्ल बैठी हुई है जिसने अभी थोड़ी देर पहले उसके सामने पलट के देखा था। और इसी सदमे के साथ ये चैप्टर और ये वीडियो दोनों यहाँ पर एंड हो जाते हैं। मतलब यार ये स्टोरी काफी ज्यादा कमाल की है और इसे एक मौका देना तो बनता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई हो और आप ऐसे वीडियोस और भी ज्यादा देखना चाहते हैं तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। और बहुत ही जल्द मैं लेकर आऊंगा ऐसी बहुत सारी वीडियोस।